सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम हो। पिछले हफ्ते जीवन निर्माता अध्यापक नामक गद्य में यानी पाठ में प्रोफेसर झा साहब के व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। ठीक उसी प्रकार अपने छात्रावास के छात्रों के प्रति उनका दृष्टिकोण किस प्रकार का था और उनके प्रति कैसा व्यवहार ये करते थे, इसके बारे में हम लोगों ने जाना है। तो इसके पश्चात ध्यान दो, यही प्रतिष्ठान झा साहब की समस्त आकांक्षाओं का केंद्र थी, जिस तक पहुंचने के लिए उन्होंने बड़ी से बड़ी बाजी लगा दी और गलतफहमियों के शिकार हुए। 41 या 42 बरस की उम्र में उपकुलपति चुने गए, लेकिन उसके 10 बरस पहले से ही उन्होंने अपने अंतरंग मित्रों के बीच घोषणा कर दी थी कि उन्हें शीघ्र ही उपकुलपति बनना है। यानी 41-42 की उम्र में ही वो उपकुलपति चुन गए थे, लेकिन 10 बरस पहले ही यानी उपकुलपति बनने के 10 साल पहले ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, यानी उन्होंने उल्लेख किया था कि सभी अपने मित्रों से घोषणा की थी कि मुझे तुरंत ही उपकुलपति के ओहदे पर जाना है, ये मेरा आकांक्षा है। इच्छा शक्ति प्रबल थी। जिस तरह से अनुसंधान करने वाला विद्वान अपने थीसिस की योजना बनाता है, जगह जगह से सामग्री एकत्र करता है और निश्चित रूपरेखा के अनुसार उस सामग्री का निरूपण करता है, ऐसे ही झा साहब ने विश्वविद्यालय की सीनेट, फैकल्टी और काउंसिलों में अपने प्रभाव और शक्ति की तीखी लीकी खींचना शुरू कर दी। यानी इच्छा शक्ति प्रबल हो तो बाकी सब कुछ वह निरर्थक साबित होगा, तो इनके जीवन में वैसा ही हुआ। इच्छा शक्ति बहुत ही प्रबल थी। जो इच्छा 10 साल पहले उन्होंने जताई थी, वो इच्छा 10 साल बाद पूरी होती है। किस प्रकार, यानी अनुसंधान करने वाला छात्र थीसिस लिखते वक्त जो सब कुछ स्टडी मटेरियल कहते हैं रिसर्च के लिए, यानी अनुसंधान कार्य में जो सब कुछ उसे विषय मिलता है उसे एक करता है, उसे जोड़ता है, उसके बाद उसका निरूपण बहुत ही सही रूप से, सही ढंग से करता है। ठीक उसी प्रकार सीनेट में और जो जहां हो सका और कहां इन्होंने अपने प्रभाव भाषणों से सभी का मन जीत लिया था। मेधावी पुरुष थे, युवक थे, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना जानते थे। उसके उस जगन्नाथ रथ यात्रा के पहिए अनेक के ऊपर गुजरे। कहीं विद्वान प्रतिद्वंदियों की हिम्मत टूट गई, दल बनने का आरोप उन पर लगा। विश्वविद्यालय में जातिगत दुर्भावनाओं के प्रवेश के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाने लगा। तो बहुत ही आसान नहीं था उनका जो क्या कहते हैं, उनकी शौहरत जो थी ना, जो उन्होंने हासिल की थी, बहुत ही आसानी से नहीं मिली है उन्हें। बहुत ही मुश्किल का सफर उन्होंने चुना था। किस प्रकार का सफर था, यानी जगन्नाथ यात्रा के जो पहिए है ना, यानी उसका रथ के पहिए, उसके नीचे अनेक बहुत सारे विद्वान प्रतिद्वंद्वी बहुत लोग आए, लेकिन उनके ऊपर से गुजरकर इन्होंने अपना पहिया, रथ का पहिया पार किया और अंतिम में इन्होंने नाम जो कमाना था, जो इज्जत इन्हें मिलनी थी वो मिली। लेकिन उसके पूर्व गलतफहमियों के शिकार भी हुए थे। बहुत ही लोगों ने इन्हें नापसंद भी किया था, इनका अनादर भी हुआ। जहां जहां हो सका वहां इनको बेइज्जती झेलनी पड़ी। ठीक उसी प्रकार जाति विरोध की नीतियों में इनका ही नाम सबसे अधिक लिया गया। यानी हालांकि उनमें नहीं थे वो, लेकिन फिर भी जातिगत विचारों में भी इनका ही नाम आने लगा। आजकल जब विश्वविद्यालयों में दलबंदियां, दुर्विसंधियों और ओछे प्रतिद्वंदियों का बोला बाला है, तो उसी प्रकार आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार प्रतिद्वंदियों के बारे में अधिक से अधिक सुनने को मिलता है, तो उस समय में भी इन्होंने उनका विरोध ही किया था। लेकिन फिर भी झा साहब के बारे में गलतफहमियों की ही शिकार वो अधिक हुए थे बेचारे, क्योंकि ना चाहते हुए भी कभी कभार वो चुप रहते थे, कभी कभार वो बोलते थे, मुंह तोड़कर जवाब देते थे, तो कुछ लोग ना पसंद करते थे। तो इनके बारे में गलत अफवाहें फैलाना सब कुछ मामूली सी हो गई थी।
जा साहब के प्रतिद्वंदी। तो उनके और इनके बीच में प्रतिद्वंद्वता चल रहा था, यानी द्वंद्व युद्ध चल रहा था। किस प्रकार का युद्ध? हाथ में तलवार सब लेकर नहीं, बल्कि विद्वत्ता के नाम पर, यानी मेधावी कौन है, सबसे ऊंचे कौन है, इसके नाम पर एक युद्ध निरंतर उन दोनों के बीच में चल रहा था। दोनों ही व्यक्ति इस संकीर्ण मनोवृत्ति से भरे थे। यद्यपि चुटबाइयों के इस तरह का प्रचार करने में मजा आता था। जा साहब के अगणित स्नेह पात्र छात्र विभिन्न जातियों के थे। विश्वविद्यालय में नियुक्तियों और तरक्कियों के सिलसिले में उनके द्वारा किसी जाति विशेष का उपकार हुआ है, ऐसा किसी से नहीं सुना। अपने स्नेह पात्र शिष्यों की सहायता सहर्ष करते, किंतु जाति पांति का भेद किए बिना। यानी बहुत शिष्य ऐसे थे उनके जो कि आज शौर्यदियों की बुलंदी पर वो चढ़ गए हैं, लेकिन कभी भी जाति के नाम पर या जात पांत के नाम पर कभी भी उनकी मदद इन्होंने नहीं की। हर लोगों की मदद इन्होंने की जिनको इनकी जरूरत थी। विश्वविद्यालय के चुनावों की हार जीत को मन में धुन की तरह पीसा जाए, यह भी उनकी मनोवृत्ति के प्रतिकूल था। इसीलिए डॉक्टर ताराचंद के साथ मित्रता बराबर कायम रही और प्रारंभिक संघर्षों के बाद तो जा साहब ही डॉक्टर ताराचंद के प्रमुख समर्थक बन गए। पहले क्या हुआ था, डॉक्टर ताराचंद और जा साहब के बीच में बन नहीं पड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे करके दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, यानी यह पूरा खेल ही पलट गया। ताराचंद के प्रमुख समर्थक बन गए डॉक्टर झा साहब। गहराई से विचार करने पर जान पड़ता है कि झा साहब की महत्वाकांक्षा की जड़ में उनका यह पक्का विश्वास था कि विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए एक विशेष प्रकार की प्रबंध पटुता और योग्यता की आवश्यकता है और छात्रों के सर्वांगीण जीवन को प्रभावित करने की क्षमता थी भी। ये दोनों ही गुण प्रचुर मात्रा में उनके पास थे। यह उनका विशेष क्षेत्र था। विद्वान और अनुसंधानकर्ता उनसे बढ़कर मौजूद थे, लेकिन उनकी नजर में मसला विद्वत्ता और अनुसंधान का नहीं था, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों को सावधानी और दृढ़ता से चलाने का था। उसकी दैनिक, आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं को सुलझाने के समूह को एक विशिष्ट परंपरा, संपृक्त और सुनियंत्रित समाज का रूप देना था। तो प्रोफेसर झा साहब की एक दृष्टिकोण अलग ही था, खास किस्म के व्यक्ति थे, बहुत ही अनोखे तरीके से सोच रखते थे। किस प्रकार की सोच थी, यानी प्रतिद्वंदी किस प्रकार के होना चाहिए, कोई भी प्रतिद्वंदी हो लेकिन वो मेधावी, विद्वत्ता हासिल करने वाला एक विद्वान हो, क्योंकि एक बच्चों को या एक छात्रवृत्ति को चलाना बहुत ही मामूली सा काम नहीं है, बहुत ही आसानी का काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल का काम होता है। सभी किस्म के दूसरे मनोभाव के व्यक्तित्व वाले उन छात्रों को एक बनाना, उनके भीतर जगे हुए छिपे हुए कुछ क्या कहते हैं प्रतिभाओं को जागृत करके उन्हें प्रोत्साहन देते हुए आगे बढ़ाना, ऐसा व्यक्तित्व वाला इंसान ही चाहिए जो कि बहुत ही मेधावी हो, बहुत ही विद्वान हो, जो कि किसी एक में विद्वत्ता हासिल किया हुआ इंसान हो। ऐसा ही व्यक्तित्व वाले इंसान को वो चाहते थे। अपने विश्वविद्यालय जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही झा साहब ने तय कर लिया कि यह काम उन्हें करना है। तय कर लिया क्योंकि प्रशासनिक सामर्थ्य और प्रतिभा का संयोग उन्हें अपने भीतर दिख पड़ता। यानी विश्वविद्यालय की शुरुआत में उन्होंने तय किया था कि प्रशासनिक काम हो सकता है या कुछ भी सामाजिक तौर पर जो बन पड़ा है मुझे करना ही चाहिए, क्योंकि उसके बारे में इन्हें ज्ञान भी था और करने की प्रबल इच्छा भी इनमें थी। तो कोई भी काम इन्हें मुश्किल नहीं लगता था, बहुत आसानी से ये कर पाते। तय कर दिया क्योंकि प्रशासनिक सामर्थ्य और प्रतिभा का संयोग उनके भीतर में फुट कर भरा हुआ था। अहंकारी है, लेकिन दूसरा कौन था जिसमें एकाग्रचित्त होकर वह जुट जाए। उन्हें लगा कि नियति ने यही अभियान उनके लिए निश्चित किया है, लेकिन किसी निरुपाय पतझड़ के पत्ते की तरह नियति उन्हें उड़ा नहीं ले जाती। अपने हाथों रास्ता बनाया, ठीक अवसर देखकर कदम बढ़ाया। पुरुषार्थी के लिए नियति संकेत बर है, इससे अधिक नहीं। तो कोई भी काम करने से 100 बार सोचना पड़ता है, फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। तो यहाँ भी बहुत ही सावधानी से अपने कदम रखते हुए, यानी दूध का जला हुआ लस्सी भी फूंक फूंक के पीता है, सुना होगा। यानी दूध पीते वक्त उसका मुंह जला था, लेकिन लस्सी बहुत ठंडी होती है, दूध गर्म था, लेकिन लस्सी ठंडी होती है, लेकिन उस ठंडी लस्सी पर
किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। तो यहाँ भी प्रोफेसर झा साहब की भी हालत ऐसी ही थी, किसी पर विश्वास करने से पूर्व खुद पर भी विश्वास करते हुए 100 बार सोचकर कदम को आगे बढ़ाते हुए चल रहे थे, क्योंकि ऐसी उत्कट मनोकामना ने उन्हें अभिभूत कर लिया। महामहोपाध्याय डॉक्टर गंगानाथ झा जैसे उत्कट विद्वान और मनीषी के पुत्र, साहित्य के सभी विषयों में पारंगत, कलम के धनी, सभी उपादान तो उनके पास थे, पांडित्य और अनुसंधान के क्षेत्र में अमर कीर्ति प्राप्त करने के। तो मनोकामना भी बहुत ही ऊंची थी, बहुत ही ऊंची उड़ान भरने की आशा उनमें थी। ठीक उसी प्रकार महामहोपाध्याय डॉक्टर गंगानाथ झा जैसे उत्कट विद्वान मनीषी के पुत्र भी होते, तो साहित्य में बहुत ही आकांक्षाएं थी और ठीक उसी प्रकार उनका योगदान भी बहुत था, सब कुछ था उनके पास, कीर्ति भी उन्होंने ऐसे ही प्राप्त की थी। कभी कभी मुझे लगता कि उनके प्रशासनिक और सामाजिक जीवन की जिम्मेदारियां उनके वास्तविक अध्ययनशील और ज्ञान पिपासु व्यक्तित्व को बेरहमी से दबा देती है। एक बार मिलने गया, कई ग्रंथ सामने खुले थे, वनस्पति विज्ञान के एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका भी थी और एक तरफ शेक्सपियर। यानी एक बार ऐसे ही जगदीश चंद्र जी उनके साथ वार्तालाप करने, उनसे मिलने के लिए गए थे झा साहब से, तो उस दौरान पता चला कि उनके बहुत ही ज्ञान पिपासु व्यक्तित्व होते हैं, लेकिन कभी कभार काम के निजी कामों में उनका ज्ञान भी दब जाता था। लेकिन कोई भी बात हो, उन्होंने कई ग्रंथ उन्होंने लिखे थे जो कि उनके सामने आते हैं, उसमें कुछ नाम का उल्लेख दिया है, वनस्पति विज्ञान, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका और ठीक उसी प्रकार शेक्सपियर के बारे में जो लिखे हुए किताबों अब इन्हें मिलते हैं। बोले एक निबंध लिख रहा हूँ, तो मिलते वक्त उन्होंने कहा सिर्फ इतना ही नहीं, एक निबंध लिखने की भी प्रयास में कर रहा हूँ, शेक्सपियर और वृक्ष चर्चा, यानी शेक्सपियर और वृक्ष चर्चा के नामक एक निबंध। मुझे ताज्जुब हुआ, वृक्ष चर्चा, तो वृक्ष चर्चा सुनकर इन्हें आश्चर्य होता है, आश्चर्यचकित होकर कहते हैं क्या वृक्ष चर्चा। तब मालूम हुआ उसी दिन विश्वविद्यालय की वनस्पति विज्ञान समिति के उद्घाटन समारोह पर उन्हें भाषण देना था, अनेक विषयों पर उन्हें बोलना पड़ता, नवोदित कवियों और लेखकों की भूमिकाएं भी लिखते, पुराने शिष्यों की रचनाओं पर अपनी सम्मति लिख भेजने में भी नागा ना करते। इस तरह अपने प्रशासनिक और सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए झा साहब ने आत्मसेवी अनुसंधानरत एकांतवासी अध्येता का रूप छोड़कर अध्यापक और शिक्षाविद में उस रूप को अपनाया जो छात्रों के समग्र जीवन को प्रभावित करता है, ज्ञान की विविध पुष्पकारिणियों से अनुभव के विभिन्न धारातलों को सींचता है, समाज और जीवन की समस्याओं के बीच सहज आत्मविश्वास के साथ विचरता है। दूसरे शब्दों में उन्होंने व्यावहारिक जीवन में अध्यापक का शीर्ष स्थान स्थिर किया अपने ही आचरण और उपलब्धियों द्वारा। तो यहाँ क्या होता है, यानी प्रोफेसर झा साहब के मुंह से सुनाना निबंध लिख रहा हूँ, वृक्ष चर्चा शेक्सपियर, तो वृक्ष चर्चा के नाम पर चौक तो पढ़ते हैं जगदीश चंद्र जी, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि विज्ञान विभाग द्वारा इन्हें आज एक भाषण देना है जो कि वृक्ष चर्चा के ऊपर ही, तो उसके लिए थोड़ी बहुत ये क्या कर रहे थे, यानी उसके बारे में थोड़ी बहुत विषय इकट्ठे कर रहे थे, उसे लिख रहे थे, क्योंकि बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, भाषण ऐसे ही कोई जाकर नहीं दे सकता। अगर ऐसे ही जाकर हम लोग भाषण देंगे, सुनने को अच्छा नहीं लगेगा दूसरों को, तो तुरंत वो क्या करेंगे, दूसरी बार हमें बुलाएंगे भी नहीं। लेकिन भाषण देने वाला बहुत ही सोच समझ कर दे, तो अगली बार उन्हें बहुत जगह भाषण देने के लिए न्योता भी मिल सकता है। तो बहुत ही मेहनती थे और बहुत ही जिज्ञासु, यानी हर एक विषय में कोई ना कोई जिज्ञासा रहती ही थी, तो उसे हल करने का भी उनका जो प्रयास बहुत ही अनोखा था। तो इसी प्रकार अक्सर लोग चिंताकाशी करते कि अमरनाथ झा को तो ICS अफसर होना चाहिए था, जैसे कुम्हार चाक पर से एक के बाद बर्तन उतारता जाता है, कुछ ऐसे ही झा साहब के हाथों 22 ICS
अनेक अनेक छात्रों की नियुक्ति हो रही थी। जा साहब स्वयं छात्र थे। इंडियन सिविल सर्विस की प्रतियोगिता केवल इंग्लैंड में होती थी और वे भारत ये युवक ही अपना जौहर दिखा सकते थे। यानी इंडियन सिविल सर्विस जो कि इंग्लैंड में उसका परीक्षा होती थी, लेकिन वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भारत के छात्र ही अपना छाप छोड़ते थे, यानी उसमें सेलेक्ट होते थे। उस प्रतियोगिता में ये भी थे। बीए पास करने के बाद झा साहब ने अपने पिता महामहोपाध्याय गंगानाथ झा से विदेश जाने की इच्छा प्रकट की। जैसे इनकी बीए की उपाधि प्राप्त की, इन्होंने बाहर जाने के बारे में बाहर जाने के इच्छुक थे, तो अपने पिता से गंगानाथ से इसके बारे में बात करते हैं। मिथिला के कुलीन ब्राह्मणों में सन 1516 तक भी विदेश यात्रा का कट्टर विरोध था। यानी 1516 का जो बरस था किस प्रकार का था, यानी कुलीन ब्राह्मण एक प्रकार का वर्ग ब्राह्मणों में, तो उस ब्राह्मणों के यहाँ एक नीति थी, बाहर जाने के कट्टर विरोधी थे, यानी किसी को बाहर नहीं भेजते थे। जिंदगी में पहली और अंतिम बार तभी मैं अपने पिता से रुष्ट हुआ। पिता ने उन्हें जाने नहीं दिया, तो जिंदगी में पहली और आखिरी बार वो रुष्ट हुए थे, गुस्से में थे अपने पिता के प्रति। कुछ ऐसी झंकार थी उनकी वाणी में इस घटना का उल्लेख करते समय, जैसे वीणा पर कोई विस्मृत स्वर जाग उठा हो। लगा कि शायद उसी अतृप्त वासना को पूरा करने के लिए ही झा साहब ने अपने परिवर्तित जीवन में व्यावहारिक दक्षता, प्रभुत्व और सामाजिक टाट बांट का महल खड़ा किया। यानी जो कमी उसे महसूस हो रही थी, उसे पूर्ण करने के लिए आज सामाजिक और प्रशासनिक तौर पर बहुत ही सख्त किस्म के व्यक्तित्व को पाकर विद्वत्ता या प्रभुत्वता इन्होंने हासिल की हो। मनोविश्लेषण के शौकीन लोग शायद इस पहलू में झा साहब के समूचे व्यक्तित्व की कुंजी खोजने पर उतारू हो जाए, किंतु इस अर्थ सत्य के आधार पर निष्कर्ष स्थिर करना नादानी होगी। व्यक्तिगत कुंठाएं अवश्य रही होंगी झा साहब के जीवन में, किसमें नहीं होती। किशोरावस्था में विदेश यात्रा और सिविल सर्विस में जाने का स्वप्न भंग होने पर मन में कुंठा उपजी और भीतर कहीं भटकती रही, यह सच है। यानी अवश्य इंसान में एक विद्रोह रहता ही, अंदर ही अंदर एक विद्रोह रहता है। सभी के जीवन, मेरे भी जीवन में होगा, सभी के जीवन में होगा। तो ऐसे ही एक विद्रोह, ऐसा ही एक विद्रोह व्यक्तित्व इनके भीतर भी, झा साहब के भीतर भी था, जो बचपन में उन्हें बीए की उपाधि के पश्चात सिविल सर्विस के लिए बाहर जाने की अनुमति पिता द्वारा नहीं मिली, तो उस इच्छा को भंग पिता ने किया था। तो एक विद्रोह उसके मन में ही कहीं छुपी हुई थी, लेकिन आज उसे उन्होंने जागृत नहीं किया है, बल्कि उस विद्रोह को छुपाते हुए भी दूसरे एक विभाग में अपना नाम हासिल करने का प्रबल इच्छा उनमें थी, तो उन्होंने उसे हासिल किया। समाज में अध्यापकों के स्थान को देख और उस पर विचार कर आर्यकालीन भारत में गुरु के प्रति व्यापक सम्मान था। समाज के नेता उनसे सलाह लेते, उन्हें समसामयिक जीवन का एक सक्रिय अंग माना जाता है। यानी हमेशा किसी को भी अध्यापक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, अध्यापन क्षेत्र में कोई भी कुछ भी उपलब्धि हासिल करनी हो, तो झा साहब के बारे में ही उल्लेख किया जाता है या उनके साथ ही विचार विमर्श किया जाता था। किंतु 20वीं सदी के भारत में तो अध्यापक को ढीला डाला मास्टर की संज्ञा दी जाती है, लेकिन आज 20वीं सदी और 21वीं सदी में अध्यापक का क्या ओहदा है, क्या स्थान मान है, वो हमें पता है, वो कहने की जरूरत ही नहीं है। भारतवर्ष की पराधीन अवस्था में अध्यापक का सम्मान जबानी रह गया। यानी आज की परंपरा हमारे भारत में किस प्रकार है, अध्यापक नाम मात्र के लिए जुबान में सिर्फ गौरव है, लेकिन करते वक्त कथनी और कहने में अंतर। यानी कहना बहुत ही आसान से कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, लेकिन बहुत ही बदल गई है दुनिया। नाम के लिए उल्लेख करते हैं गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश, और काम का वक्त आता है तो भगवान को भी हम लोग नजरअंदाज करते हैं, और पढ़ाने वाला जो है उसे भी हम लोग भूलते हैं। तो ऐसा जमाना आ गया है। ठीक उसी प्रकार अफसर लोग तो तनख्वाह के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का आदान प्रदान करते ही थे। राजनीतिक नेता भी जनता की क्षणिक वाहवाही को सम्मान और महत्ता का मापदंड मानने लगे। विद्वानों की प्रशंसा तो खूब होती है और अब भी होती है, लेकिन सामाजिक
छोड़ दिया है। बेचारा अध्यापक के लिए यह विशेषण जा साहब को अखरा और उन्हें यकीन हो गया कि इसके लिए अध्यापक स्वयं भी जिम्मेदार है। व्यावहारिक जीवन में निपुणता और सफाई क्यों ना हो? क्या अध्यापक प्रबंध पटु नहीं हो सकता? क्या वह आदेश नहीं दे सकता? उत्तरदायित्व संभालने की क्षमता क्या उसके परे ही रहे? क्या वह अधिकारी वर्ग और प्रभावशाली लोगों की पंगत को दूर से ही टुकुर टुकुर निहारता रहे? तो यहाँ बेचारे अध्यापक वर्ग की समस्या सिर्फ एक अध्यापक ही जान सकता है। तो यहाँ प्रोफेसर झा साहब उस समस्या को जान गए। तो उन्होंने ये भी जाना कि आज अध्यापक के लिए कोई भी स्थानमान नहीं है समाज में, तो स्वयं अध्यापक ही उत्तरदायी है, स्वयं अध्यापक ही वह जिम्मेदार है। उत्तरदायी तो उसे लेना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने हमें कमजोर समझा है। आजकल शिक्षण नीतियां में ऐसी हुई है, बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बच्चों को डांटो मत, प्यार से समझाओ। हाँ, पहले मैं भी यही कहती थी, प्यार से समझाओ। प्यार से समझाओगे तो बड़े बड़े से डीट भी सीधे हो जाएंगे। जरूरी नहीं है मैं प्यार से समझाऊंगी तो सभी प्यार से थोड़ी ना समझ जाएंगे। इसलिए बोलना भी सीखना चाहिए, विरोध करना सीखो। जिस प्रकार नेता लोग कभी कभार विरोध करते हैं, वो गलती करते हैं, लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों को विरोध करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को गलती करनी चाहिए, नहीं कहा मैंने, लेकिन जब बच्चे गलत करें तो उसका विरोध करना भी एक अध्यापक को सीखना चाहिए। गलत गलत ही होता है, वो सही नहीं होगा, उसे सुधारने का प्रयास करो, हिम्मत जुटाओ। चाहे हमारे बारे में कुछ भी अफवाहें उड़े, चाहे हमारे बारे में कुछ भी गलत शब्द बोले, लेकिन हम लोगों को बच्चों का भविष्य निरूपण करना है, बच्चों का भविष्य बनाना है, तो हमें थोड़ी बहुत ढीठ होकर ही बच्चों को सीधा करना पड़ेगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो उंगली को टेढ़ी करो, घी तुरंत ही बाहर निकलने लगेगा। इसी प्रकार बच्चों को भी हमें सीधा करना आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार इस चुनौती को वो अच्छे से निभाने में समर्थ हो जाते हैं, तब जाकर उन्हें लगता है अध्यापन क्षेत्र जितना मुश्किल समझा है उतना मुश्किल नहीं है। अगर बहुत ही चाव से हम पढ़ाएंगे तो बच्चे भी चाव से हमें सुनेंगे। प्यार के बदले में प्यार नहीं दोगे तो हमें भी प्यार ही मिलेगा। नफरत को नफरत से ही तोलेंगे तो हमें भी बदले में नफरत ही मिलेगी। इसलिए थोड़ा बहुत सूझबूझ के साथ या थोड़े बहुत सुविचारों को हम लोग मन में रखते हुए ही अगर अध्यापन क्षेत्र में हम लोगों ने मेहनत की तो एक अच्छा अध्यापन कार्य भी हम अध्यापक होकर आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें भी हम आदर प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रोफेसर झा साहब ने साबित किया। तो आज के क्लास में मैं यही समाप्त करती हूँ। यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है उसे एक बार पढ़ो बच्चों अच्छे से। कोई आप लोगों को शंका है तो